Hello, MG. Open sunroof. Pardon? When's the last time anyone said that to you? Please open sunroof. MG Hector. It's a human thing. बीबीसी दुनिया में आज देखिए आईसीयू में कोरोना वायरस से जंग। देश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई महानगर में वायरस से कैसे लड़ी जा रही है जंग? मरीजों की जान बचाने के लिए किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं डॉक्टर? आईसीयू से बीबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं आपके साथ पायल भुयन। कवर स्टोरी में दिखाएंगे आईसीयू में वायरस से जारी जंग, लेकिन पहले सुर्खियां। भारत में 24 घंटे में रिकॉर्ड 13,586 नए मामले। अकेले राजधानी दिल्ली में 2800 से ज्यादा लोगों की वायरस की पुष्टि। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आईसीयू में भर्ती। देश में अब तक कुल 3,80,000 से ज्यादा केस। कोरोना वायरस पर रोक के लिए साल के आखिर तक मौजूद होंगी लाखों वैक्सीन। डब्ल्यूएचओ ने जताई उम्मीद। इंसानों पर जारी है 10 टीकों के ट्रायल। वैज्ञानिकों का दावा, इटली में दिसंबर में ही मौजूद था कोरोना वायरस। दुनिया भर में संक्रमण के मामले 85 लाख के पार। चीन विवाद पर सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सीमाओं की रक्षा में सक्षम है हमारी सेनाएं। सरकार ने राजनीतिक दलों को दी हालात की जानकारी। विपक्ष की सलाह, पारदर्शिता बरते सरकार। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। देश में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित शहर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। चुनौती सिर्फ बीमारों के सामने नहीं है, बल्कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों के सामने भी है, खासकर वो डॉक्टर जो आईसीयू में वायरस से जूझते हैं। कवर स्टोरी में देखिए वायरस से उनकी जंग। एक अदृश्य दुश्मन से जंग मुंबई को खासी भारी पड़ रही है। ये दुश्मन है कोरोना वायरस, जो अब तक इस शहर में 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। सरकारी अस्पताल मरीजों की बढ़ती संख्या से बेहाल है। बीबीसी की टीम को मुंबई के केईएम हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में जाने का मौका मिला, जहां डॉक्टर बेहद गंभीर हालत में पहुंच चुके मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मुंबई से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुन्नूर की ये रिपोर्ट। Every patient and every doctor during corona has a story to tell you. Patients के relatives नहीं रहते हैं यहाँ पे, उनको ये तक पता नहीं रहता कि हमारा पेशेंट की स्थिति क्या चल रही है। हमें वो अपडेट करना पड़ता है। फैमिलीज कहीं और क्वारंटाइन है, पेशेंट कहीं और है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। किसी के पास फ़ोन है तो फ़ोन से भी कांटेक्ट कभी कभी नहीं हो पा रहे हैं। ये सब ना मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ा रहा है पेशेंट में भी और हम एज अ डॉक्टर में भी। तो आप देख सकते हैं कि हम ना चाहते हुए भी हमको इमोशनली उनसे कनेक्ट होना ही पड़ता है। ये है केईएम अस्पताल, जो मुंबई शहर के एकदम बीच में है और कोरोना से जंग के भी केंद्र में है। इसे स्पेशल कोविड-19 हॉस्पिटल घोषित किया गया है। यहाँ के आईसीयू वार्ड में कई कोरोना मरीज मौत से संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ 450 से ज्यादा क्रिटिकल केयर बेड हैं। जिस मुंबई शहर से आए दिन मरीजों को आईसीयू अस्पताल या बेड न मिलने की खबर आ रही है, वहाँ के इस अस्पताल में रोजाना कई मरीज भर्ती कराए जाते हैं। हम इसी के आईसीयू में पहुंचे हैं। This is called as donning area. The doctor comes and first he has to wear this entire PPE. The process of wearing is called as donning. And we have kept this so that everybody follows the steps. It is not missed. डॉक्टर स्मृति बाजपेयी हमारे साथ हैं, जो कई महीनों से इस आईसीयू में तैनात हैं, मगर कोरोना काल जैसे हालात उन्होंने यहाँ पहले कभी नहीं देखे। Enough tighter. Mentally, physically, it is very tiring and it plays takes a lot of toll on the body. आईसीयू वार्ड जो कोरोना के जो लड़ा है, जो जंग है, उसका ये अंतिम पायदान है। इस अंतिम पायदान तक बहुत कम लोग आते हैं, 15 से 20% ही यहाँ पे आते हैं। बाकी सब लोग कोरोना से अपने जंग लौट कर अपने घर वापस जाते हैं, जो कभी अस्पताल में आए भी नहीं होते। लेकिन ये जो बड़ा महायुद्ध पूरे दुनिया भर में चल रहा है, अगर वो किसी अंतिम पायदान में दिखता है कि ये जंग कैसा चल रहा है, तो यहाँ पे आके वो दिखता है। नॉर्मल सिचुएशन के आईसीयू में हमारे पास अगर
10 पेशेंट रहते हैं तो सब 10 को लंग की प्रॉब्लम नहीं होती और सब 10 को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कोविड में हमने ये देखा कि आईसीयू में एटलीस्ट जो हमारे पास पेशेंट है वो सब वैसे हैं जिनको सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में एक समस्या ये भी है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य भी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर स्मृति भी शुरू में कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, मगर ठीक होने के बाद वापस फिर से ड्यूटी पर लौट आई। अप्रैल के एंड की बात है अराउंड। मैं एक्चुअली कोविड पेशेंट्स को देख ही रही थी, यही सब करके मैं पूरा पीपी पहन के राउंड्स वगैरह लेती थी। बट हम लोगों की स्क्रीनिंग के समय पता चला कि मेरा भी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स को टेस्ट करना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में 9 लोगों में से सब लोगों को पॉजिटिव आया। भगवान की कृपा रही हमारे पास कि हम 9 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, लेकिन सबको हल्का माइल्ड इन्फेक्शन होके और सब उससे फाइट आउट करके बाहर निकल आए। केईएम को जब स्पेशल कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था तो यहाँ के कुछ जनरल वार्ड भी क्रिटिकल वार्ड बनाए गए। ये वैसा ही एक वार्ड है। यहाँ 6 घंटों तक पीपी किट पहनकर ड्यूटी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हम पीपीई किट पहनकर अंदर जाते हैं और 6 घंटे तक बिना पानी पिए, बिना कुछ खाना खाए ड्यूटी देते हैं। पसीने से पूरी तरह भीग जाते हैं। सिर से लेकर पांव तक हमारे शरीर में छाले पड़ गए। अक्षरशः आमच्या अंगाला आतून फोडा आलेल्या आहेत गर्मीच्या। एक तरफ डॉक्टर मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को समय पर बिस्तर ना मिलने की खबरें भी आ रही हैं। केईएम के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख कहते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी को भी आईसीयू में बिस्तर ना मिले। आइसोलेशन वार्ड म्हणालात तर तो नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह आहे का? आइसोलेशन वार्ड में पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या नहीं हमें नहीं मालूम। वहाँ दोनों हो सकते हैं। ये वार्ड रिसीविंग एरिया है, मगर जब किसी के टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हम उसे पॉजिटिव वार्ड में ले जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी कोविड वार्ड में 35-40 से ज्यादा पेशेंट्स नहीं हैं। हमारे सभी बेड क्रिटिकल बेड हैं। पेक्षा जास्त आमचा कुठलाही कक्ष नाही आणि आमचा प्रत्येक बेड हा क्रिटिकल बेड आहे। हालांकि मुंबई महानगर निगम के आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। 13 जून तक शहर में कुछ 1206 आईसीयू बेड्स थे और उनमें से महज 17 ही खाली थे। एक और ये आंकड़े हैं, दावे हैं, और दूसरी ओर महामारी से जूझते डॉक्टर और मरीज। फिलहाल मुंबई शहर की यही कहानी है। शरद बढ़े के साथ मयूरेश कोन्नूर, बीबीसी। कोरोना वायरस ने राजधानी दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को भी बुरी तरीके से प्रभावित किया है। मरीजों की कुल संख्या 50,000 के करीब पहुंच गई है। करीब 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमार एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटक रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की आपबीती शेयर की जा रही है। दिल्ली से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं और इस महामारी की वजह से हो रही मौतों का भी आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के रहने वालों की परेशानी है कि कोरोना वायरस के लक्षण होने के बावजूद भी उनकी या उनके परिवारजनों की जांच नहीं हो पा रही है। हेमचंद जी को कैंसर है और उन्हें कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव भी पाया गया है। वो अस्पताल में पहले से ही भर्ती हैं, मगर उनके परिजनों का आरोप है कि उनका इलाज बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती, प्लीज मेरे भाई का इलाज करवाइए। पिछले 15-20 दिनों से मुझे काफ़ी हाई फीवर था, जिसकी वजह से मैंने अपना कोरोना का जांच करवाया आरएमएल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से कॉल आई और मुझे बताया गया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल एडमिट होने गया, वहाँ पर मुझे एडमिट नहीं किया गया। वहाँ पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हॉस्पिटलों की हालात बहुत ख़राब नज़र आ रही है। आम लोगों का जो है उसमें इलाज और एडमिशन संभव नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान अपने हाथों में संभाली और अस्पतालों का दौरा भी किया। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी ने पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। दिल्ली सरकार का कहना था कि हर किसी को कोरोना वायरस के लिए जांच कराना जरूरी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार और खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद अब दिल्ली में कोरोना के लिए जांच को 3 गुना ज्यादा बढ़ाया जाएगा। सलमान रावी, बीबीसी, दिल्ली।
इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए चीन से लगती सरहद का हाल। बीबीसी दुनिया में अभी बहुत कुछ है बाकी, बने रहिए हमारे साथ। Hello, MG. Open sunroof. Pardon? When's the last time anyone said that to you? Please open sunroof. MG Hector. It's a human thing. ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैम्पर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। और अब बात भारत और चीन के बीच बने तनाव की। दोनों देश अब तनाव घटाने की कोशिश में जुटे हैं। गलवान घाटी में हुए संघर्ष के 4 दिन बाद अब लद्दाख में हाल कैसे हैं, वहां के लोगों का क्या कहना है, ले से बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा। मैं इस वक्त लद्दाख के लेह टाउन में हूँ और मेरे पीछे है इंडस नदी जो तिब्बतियन प्लेटू से ओरिजिनेट होके लेह से पाकिस्तान की ओर जाती है। यहाँ पे लद्दाख की अगर हम बात करें, जब से गालवन वैली में फेस ऑफ शुरू हुआ है तब से लेह में पैनिक और फियर का माहौल है। लोगों के अंदर डर है कि अगर एक बड़ी जंग शुरू होती है लेह एक सेंट्रल पॉइंट बन सकता है, क्योंकि उनका ये कहना है लेह जो जहाँ पे एयरफोर्स के बेसिस है, जहाँ पे आर्मी के बेसिस है, तो अगर जंग होती है तो सबसे पहले लेह हिट होगा, जिसकी वजह से यहाँ के आम लोग इफ़ेक्टेड होंगे। जिसके साथ साथ लेह में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है क्योंकि कोरोना के केसेस, कोरोना पॉजिटिव केसेस लेह में लगातार नए केसेस रिपोर्ट होते आए हैं, तो यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। लोगों की मूवमेंट सड़कों पे बहुत कम है। जहाँ तक हम गालवन वैली और पैंगोंग लेक की बात करें, वहाँ के रिपोर्ट्स अभी तक उसके बारे में ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं रिलीज़ किया जा रहा है और हम तक भी कोई रिपोर्ट नहीं पहुँच रही है, क्योंकि उन दोनों रीजन्स में जिन जिन गाँव में टेलीकम्युनिकेशन यानी कि BSNL फ़ोन चल रहा था वो फ़ोन सस्पेंड कर लिए गए हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं हम उनके टच में नहीं हो पा रहे हैं। कल शाम को जो ऑफिशियल सोर्सेज से हमारे पास रिपोर्ट्स आई जिसमें यह कहा गया कि 76 इंडियन सोल्जर्स ज़ख्मी हुए थे जो लास्ट मंडे को क्लैशेस हुए थे गालवन वैली में, जिनमें से अधिकतर सोल्जर्स अभी भी लेह के अलग अलग अस्पतालों में है। ऑफिशियल सोर्सेज का ये भी कहना है कि गालवन वैली में अब तक नेगोशिएशंस के 3 राउंड्स की मीटिंग हो चुकी है और हम सब की नज़र रहेगी उन नेगोशिएशंस का आउटकम क्या रहेगा और इसका फ्यूचर क्या होगा। आमिर पीरजादा, BBC न्यूज़, लेह लद्दाख। इधर दिल्ली में चीन के साथ सीमा पर बने तनाव को लेकर आज सर्वदलीय बैठक हुई। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को ताज़ा हालात की जानकारी दी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सोमवार को गलवान घाटी में हुए संघर्ष में 20 सैनिकों की मौत हो गई थी। बैठक में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी चिंताएं रखी और सरकार को पारदर्शिता बरतने की सलाह दी। इस वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, NCP अध्यक्ष शरद पवार और बिहार के मुख्यमंत्री और JDU नेता नीतीश कुमार समेत कई राजनीतिक दलों के प्रमुखों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा। पूर्वी लद्दाख में जो हुआ, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता।
और अब दिन की एक और अहम राजनीतिक खबर की बात कर लेते हैं। आज राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में से अधिकतर सीटों के नतीजे आ चुके हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्पी मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर थी। राजस्थान की 3 सीटों में कांग्रेस ने 2 और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह निर्वाचित हुए हैं। वहीं बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। सिंधिया हाल ही में कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। झारखंड से जेएमएम नेता शिबू सोरेन और बीजेपी नेता दीपक प्रकाश निर्वाचित हुए हैं। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलेगा पाकिस्तान के एक आर्किटेक्ट से जो 20,000 रुपए में बनाती हैं घर। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Feels good to be able to look after each other, even from a distance. Turning on AC. MG Hector. It's a human thing. ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैम्पर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। पाकिस्तान की जानी मानी आर्किटेक्ट यास्मीन लारी ने कराची में कई मशहूर इमारतें डिज़ाइन की हैं, जैसे कि वहां का ट्रेड सेंटर। लेकिन 2005 में आए भूकंप के बाद उन्होंने स्टील और कंक्रीट के इस्तेमाल से बनने वाली इमारत को डिज़ाइन करना बंद कर दिया। अब वो पर्यावरण के अनुकूल घर बनाने के मिशन पर हैं। ऐसे घरों की लागत सिर्फ और सिर्फ 20 और 22,000 रुपए में हो जाती है। पाकिस्तान से बीबीसी संवाददाता रियाज सोहेल और मोहम्मद नबील की ये रिपोर्ट। साइज है इनका, क्या साइज, आप लोग कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि आपका साइज बराबर है? जो भी हम कर रहे हैं आज या मैं डिज़ाइन करती हूँ वो वही है जो हमारे वर्नाक्युलर ट्रेडिशंस हैं या कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं। मेरा नाम यास्मीन लारी है और मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं हेड हूँ, CEO हूँ ऑफ हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात ये वाली है कि मैं प्रोपोनेंट हूँ ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट कंस्ट्रक्शन की, और मेरा मोटो है लो और ज़ीरो कॉस्ट। और 2005 का जो ज़लज़ला था वो मेरे ख्याल में न सिर्फ मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग था बल्कि बहुत से लोगों के लिए बहुत ही एक ऐसा झटका मिला कि आपको एकदम से पता चला कि दुनिया में और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैं बहुत इस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाई, वो ये थी कि मैं कैसे लोकल तरीक़ों को इस्तेमाल करूँ कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसमें चूने का एक बड़ा हाथ था, क्योंकि आपको पता है जो तारीख़ी इमारतें होते हैं उनको कंजर्वेशन में आपको चूने का इस्तेमाल करना होता है, और ये सदियों से चला आता है कि हम ऐसी चीज़ें करें जो गरीबों के लिए मुनासिब हों। हम ये फ़िक्र न करें कि अमीरों के लिए वो चीज़ अच्छी है कि नहीं। प्राइस बेस का मैं समझती हूँ मतलब ये है कि हर एक ख़ानदान का हक है कि उसको पानी मिले, टॉयलेट मिले ताकि प्रिवेसी भी हो, डिग्निटी भी हो, घर मिले ताकि शेल्टर हो, अगेन डिग्निटी चाहिए, हमें ख़वातीन के लिए एक प्रोटेक्शन चाहिए। और अब बात नोबेल पीस प्राइज विजेता मलाला यूसुफजई की, जिन्होंने ट्विटर पर ये तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों में झलक रही है उनकी खुशी, और खुशी इस बात की कि मलाला ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी कर ली है। तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा कि अब वक्त नेटफ्लिक्स, किताबें पढ़ने और सोने का है। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन। आज के लिए बस इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम सोमवार को फिर हाजिर होंगे।